अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मेरे को होस्ट हसीब अब से कुछ देर में आप लोगों को ज्वाइन करेंगे और हम दिन का ख़ास खुशगवार बातों के साथ करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपकी सुबह बहुत खुशगवार होगी और आपने भरपूर नाश्ते से अपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा और अब आप सब लोग कुछ लोग अपने स्कूल्स की तरफ रवाना हो चुके होंगे, तो कुछ लोग अपने ऑफिसेज़ की तरफ जा रहे होंगे। रास्ते में रश हो रहा होगा, तो बस उस रश को थोड़ा सा टॉलरेट करना है और साथ साथ जो है ज़िक्र अस्कार भी चलता रहे, अल्लाह का ज़िक्र से आप अपना सुबह का आगाज़ करें, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी हम आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे अपने मॉर्निंग स्पॉट में। और अपने पहले सेगमेंट में हम आपसे जो है कुछ टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे करंट अफेयर्स के हवाले से। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास जो है आज अपने एस्टीम गेस्ट हैं जो कि हमसे डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ स्क्रीन टाइम। जो हम मोबाइल में स्क्रीन टाइम, अपने टीवी पे, मतलब जो भी हमारा स्क्रीन टाइम है ना, जिसकी वजह से हमारी निगाह भी मुतासिर होती है और साथ साथ हमारा बहुत सारा वक्त जो हम अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छे से बैठकर बातें कर सकते हैं, उससे हटकर स्क्रीन टाइम पे चला गया। ख़ासतौर से बच्चों की इसमें जो है ना अपब्रिंगिंग पे बहुत सवालात उठ रहे हैं। तो इस हवाले से आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। तो आज के सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं अच्छी बात से। और भाई अच्छी बात आज की ये है कि इंसान का जो किरदार होता है ना, उसकी शख्सियत की अक्कासी करता है। यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इट्स नॉट जस्ट योर एक्सटीरियर कि आपको कोई देखे कि आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छा तैयार हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। दिस इज़ हाफ योर पर्सनैलिटी के पहला आपका देख के इमेज एक अच्छा बन जाएगा, लेकिन जैसे आप मुंह खोलते हैं ना, वहाँ से आपकी इनर जो पर्सनैलिटी है वो उछल के बाहर आ जाती है और सामने वाले शख्स जो है ना, वो उस पर आपकी शख्सियत आया हो जाती है। तो जो आपका किरदार है ना, बेसिकली वो इंसान की मुकम्मल शख्सियत की तामीर करता है। तो इंसान की शख्सियत उसके किरदार से जुड़ी है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हमारे एटीट्यूड होते हैं, हमारे जो अमाल होते हैं, वो ना सिर्फ हमारी जो है खुसूसियात की अक्कासी करते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी हमारी पहचान बनते हैं। तो जो अच्छा किरदार है, जिसमें ज़ाहिर है ईमानदारी है, सच्चाई है, एहतराम है, सब्र है और मेहनत है, ये जैसी खूबियाँ जो है ना, ये ज़ाहिर करती हैं। और खुसूसियत जो है ना, यही है कि इंसान को माशरे में काबिल एहतराम और असरअंदाज बनाती है। मतलब उस कहते हैं ना, इसकी पर्सनैलिटी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, सबसे बहुत अच्छे से पेश आता है। तो वो इस वजह से, क्योंकि उसका इखलाक, उसका किरदार अच्छा है। भाई आप जो है ना, किसी के सामने आप जितना भी प्रिटेंड कर लें, आपका अगर अंदर मुनाफ़क़त या बुग़्ज़ या हसद या जेलसी या इस तरह की जो नेगेटिविटी है ना, वो आपकी बात करने से आया हो जाती है। तो जब आप मुंह खोलेंगे, आप बात करेंगे, आप अपने दिल का हाल बेसिकली बयान करेंगे। और कुछ लोग की बहुत सारी परतें होती हैं ना, यानी कि उनकी एक लेयर अलग होती है, दूसरी लेयर अलग होती है। घर में वो कुछ होते हैं, बाहर निकल के कुछ होते हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं ख़ुद को, लेकिन फिर ऐसे लोग गुस्से में आया हो जाते हैं। उनका पता चलता है कि यार वो किस तरह के हैं जब उनसे इंटरैक्ट करते हैं किसी मुश्किल वक्त में, या फिर कोई उनको ट्रायल टाइम्स जो होते हैं ना, उसमें वो बंदे की हकीकत सामने आती है। बट नॉट ऑल द टाइम। लाइक मुझे लगता है कि आप कभी कभार जल्दबाजी में भी कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जिसका आपको बाद में बहुत रिग्रेट होता है। लेकिन अगर कोई अपनी बात पर कायम है और जो है ना, वो अपनी हठधर्मी पर कायम है, या ज़िद या अना, इस तरह की अगर एक बंदे की पर्सनैलिटी है, तो उसका मतलब है अगर वो अपने आप को पहचान ही नहीं रहा ना, यानी कि वो मोल्ड होने को तैयार ही नहीं, वो अपनी गलती पर ढटाई से जमा हुआ है, तो इसका मतलब फिर यही है कि आप उससे कोई और एक्सपेक्टेशन ना रखें। जो बंदा अपनी गलती पर भी माफ़ी ना मांगे, इसका मतलब है कि फिर उसके वो अंदर से बहुत कमज़ोर इंसान है। कहते हैं ना कि वो तो अपने आप को बहुत पोर्ट्रे कर रहा होगा, जैसे मैं तो बहुत मजबूत हूँ, लेकिन वो बेसिकली उसकी जो है ना कमज़ोरी है कि वो माफ़ी नहीं मांग सकता। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो पहलवान होता है ना, वो वही है जो गुस्से पे काबू पा ले, और दूसरा ये कि जो अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांग ले, अपनी गलती तस्लीम करे। इसी तरह लोग आगे बढ़ सकते हैं और यही आपके किरदार का जो मुस्बत होना है, वो ना सिर्फ
आपके एज एन इंडिविजुअल बल्कि आपके पूरे माशरे के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। एक अच्छा किरदार दूसरों के लिए मिसाल कायम करता है, लोगों के दरमियान एतमाद पैदा करता है और ताल्लुकात को मजबूत करता है। जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उनको मजबूत करने का बायस बनता है जो आपका अच्छा किरदार होता है। और जो ख़राब किरदार होगा, झूठ होगा, धोखाधड़ी होगी, गैर अखलाक़ी रवैये होंगे, वो ना सिर्फ इंसान की ज़ाती तरक्की में, उसकी प्रोग्रेस में रुकावट बनते हैं, बल्कि आप देखिएगा आप ऐसे कुछ ऐसे लोगों के साथ में आप कुछ देर तो आप उनको कंपनी दे पाएंगे, लेकिन फिर आप उनसे कटने की करेंगे कि नहीं यार इसका तो ना मतलब एटीट्यूड सही नहीं है, छोड़ दो इसको। तो माशरती ताल्लुकात जो है ना वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो किरदार जो है वो आपके रोज़मर्रा के अमाल और फ़ैसलों में ज़ाहिर होता है, इसलिए हर इंसान को अपनी आदत, सोच और रवैयों पर तवज्जो देनी चाहिए। कहते हैं ना अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल इनको अलाइन करिए। अपनी जो आदत हैं, अपनी सोच हैं, अपनी रवैयों, इन पर आप तवज्जो दें और छोटे छोटे अच्छे अमाल करके दूसरों के साथ हमदर्दी और ईमानदारी के साथ पेश आएँ। और किरदार की जो मजबूती और शख्सियत की जो शराफत है उसकी हर कोई ज़मानत देता है कि अच्छा इस शख्स में तो ये अच्छाई है और आप इसके पास अपनी अमानत रखवा सकते हैं, या इससे आप कोई मशवरा ले सकते हैं, या फिर इससे आप पूछ सकते हैं। मतलब वो बंदा प्रोडक्टिव होगा, आप देखेंगे वो बंदा जो है ना दूसरों के काम आने वाला भी होगा, वो दूसरों के लिए पहले सोचता होगा। तो बेहतर शख्सियत हासिल करने के लिए सबसे अहम कदम अपने किरदार को निखारना है और मुस्बत रवैयों को अपनाना है, तभी आप एक मिसाली किरदार के मालिक बन सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी अच्छी बात जिससे हमने अपने मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ किया है। और अब हम चलते हैं रात भर की कुछ ख़बरों की जानिब, जिसमें हमारी आलमी सतह पर और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स हम शामिल करने लगेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम आपको बताएंगे और उसमें जो सबसे पहले हम टॉप स्टोरी शामिल करने जा रहे हैं वो हमारे सिंध से है। सिंध के ज़िला घोटकी में गुड्डू कश्मीर रोड पर बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब करा लिए गए। ये वाक़या पेश आया है इंटीरियर में और डीएसपी ओबाड़ो का कहना है कि मगवियों को सुमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया है और मज़ीद मगवियों की बाजियाबी के लिए अभी इलाके की नाकाबंदी कर दी और पुलिस और रेंजर्स की जानिब से डाकुओं का ताक़ुब किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता इंटीरियर में डाकू इतने मजबूत, इतने मतलब इतने कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे होते हैं कि पुलिस भी उनके लिए बड़ी मुश्किल से उनको बाजियाब करा पाती है, बड़ी मुश्किल से चीज़ें रिकवर कर पाती है और उनको लेकिन ये कि वो ख़त्म नहीं होते, जैसे कहते हैं ना कच्चे के डाकू, वो ख़त्म नहीं होते। समझ नहीं आता ये इंटीरियर में क्या मसला है। ड्रोन की मदद से कार्रवाई की जा रही है, जबकि और बताया कि पीर की शब घोटकी में डाकुओं ने 19 मुसाफिरों को अगवा किया। मतलब कितने डाकू होंगे कि उन्होंने 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया चलती बस से। और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने मुरीद शाह के करीब गुड्डू कश्मीर रोड पर मुसाफिर बस पर हमला किया और मुसाफिरों को अगवा किया। और ऐनी शाहिदीन ने पता है क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ख़वातीन को छोड़ के ख़वातीन समेत 25 अफराद जिस बस में सवार थे उसमें डाकुओं ने ख़वातीन को छोड़ के 19 मर्दों को अपने साथ लेके गए। मतलब ये कि उनको जो है ना ख़वातीन से ज़ाहिर है उन्होंने को पैसे बटोरने तो नहीं हो सके, तो वो आदमियों को अपने साथ ले गए। और पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने फायरिंग भी की जिससे बस के शीशे टूट गए और मुसाफिर बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। मुसाफिरों की अगवा के बाद पुलिस और रेंजर्स को डाकुओं के ताक़ुब में रवाना किया गया। तो ये तो थी आज की पहली टॉप स्टोरी जो कि इंटीरियर सिंध से हमने दी और वहाँ पर हालात ऐसे ही हैं। मतलब कब वहाँ डेवलपमेंट होगी, कब वहाँ लोग तरक्की कर पाएंगे और कब वहाँ इन सब छोटे छोटे मसाइल से निकल के आगे बढ़ पाएंगे। वहाँ पर तो मेरे ख़्याल में शायद इतने बुरे हालात हैं कि लोग अगवा करके लोगों को किसी तरह से भी रैंसम लेकर वो अपना का गुजारा कर रहे हैं और लोग वहाँ पर पिस रहे हैं, मजबूर हैं। बहरहाल जो नेक्स्ट टॉप स्टोरी हमारी वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे है, क्योंकि ये जो सानिया दा आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर में जो ये आर्मी पब्लिक स्कूल के इस वाक़े को 11 साल मुकम्मल हो गए और 16 दिसंबर 2014 को ये सफ़ाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। आपको याद होगा 16 दिसंबर की सुबह जब वालिदैन को इत्तला मिली कि उनके बच्चे, उनके सरों पे गन रख के फायर किया गया, उनको स्ट्रेट फायर किया गया, उनको
चुन चुन कर निशाना बनाया गया, तो उनके वालिदैन के तो दिल छलनी हुए ही थे। पूरी कौम उस वक्त सख्ते में थी बहुत। हम लोग, मुझे याद है उस वक्त भी कि सब लोग शौक़ में थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दहशतगर्दी होती है, ठीक है, टेररिज़म है, लेकिन क्या कोई इतना भी बेहिस हो सकता है कि बच्चों को ही मारना शुरू कर दे, स्कूल में जाकर बच्चों को निशाना बनाए, बच्चों को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारे, जबकि बच्चे डेस्क के नीचे छुप रहे होंगे और कितने मासूम इस यूनिफॉर्म में वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में वो बैग्स के साथ वो बच्चे अपने भाग रहे होंगे और वो दुश्मन उनको निशाना बना रहे होंगे। आई कांट इवन इमेजिन दिस। तो इस दिलखराश हमले में 132 तलबा, ख़वातीन और असातिज़ा और स्कूल स्टाफ समेत 147 अफराद शहीद हुए। सोचें वो दिन जब स्कूल का स्टाफ, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वो बच्चों को बचाने की कोशिश करी थी। वहाँ के जो टीचर्स थे वो शील्ड बने हुए थे बच्चों की, पहले उन्होंने गोली खाई, फिर बच्चों की बारी आई। कैसा दिन होगा वो। तो ये जो सानहा APS का दर्द है आज भी हर वालिदैन और पूरी कौम के दिलों में ज़िंदा है। ये एक ऐसा सानहा था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में तरबियत दी गई थी। मतलब अफ़गानिस्तान, आई कांट इवन इमेजिन कि ये अफ़गानिस्तान ऐसी जगह है कि जहाँ पर दहशतगर्दों को इस हद तक की तरबियत दी जा रही थी। और ये अपने असलहे के साथ जो है 16 दिसंबर की सुबह तकरीबन 11 बजे दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और दहशतगर्दों ने बच्चों को चुन चुन कर निशाना बनाया। और वाक़ई के फ़ौरन बाद पाक फ़ौज के जवान स्कूल पहुँचे और बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम हमलावरों को जहन्नुम हासिल किया। तो हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं उस वक्त भी वो उन बच्चों की ढाल बने और चूँकि वक्त तो काफ़ी गुजर गया जब वो स्कूल पे अटैक किया और कई बच्चों को जब मार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पाक फ़ौज के ही वो जवान थे जो कि स्कूल पहुँचे और उन्होंने कार्रवाई करते हुए तमाम हमलावरों को जहन्नुम हासिल किया। तो इस कर्बनाक दिन के ख़िताम पर पेशावर की हर गली से जनाजे उठे और 150 के करीब शहादतों ने शहर को सोग में डुबो दिया। आपको याद होगा वो इमेजेस जिसमें बच्चों के छोटे छोटे सॉक्स और उनके शूज़ और खून में डूबे हुए थे। और ये सानहा APS के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई की बुनियाद रखी गई और मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। और फिर दहशतगर्द अनासर मुसलसल अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते रहे, जबकि आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है और सीसा पिलाई हुई दीवार है। और जो है अफ़गानिस्तान से आज भी वही दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। मतलब वो उनकी रिवायत कायम है। मतलब अफ़गानिस्तान कैसी सरजमीन है कि आप अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ आप इस हद तक के आपके अज़ाइम, मतलब वही बात है ना कि वहाँ पर भारत ही का असर व रसूख है और उसने पूरी तरह से अपनी अफ़गानिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। और पूरी कौम एक बार फिर इस अज़म का इरादा करती है कि हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और पाक सरज़मीन को सबके लिए महफूज बनाया जाएगा। उसके बाद से आपने देखा ज़रब-ए-अज़्ब और बहुत सारी जंगें लड़ी पाक फ़ौज ने और उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान को जो है इस तरह के जो ख़तरात लाहक़ थे उसका पाक फ़ौज ने भरपूर और डट कर मुकाबला किया। और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन से लेके बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशंस पाक फ़ौज ने किए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज सरज़मीन है। तो ये 16 दिसंबर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में APS के वाक़े से ही नहीं जाना जाता, बल्कि 16 दिसंबर जो है पाकिस्तान की तारीख़ का एक सियाह दिन है जो कि सकूत ढाका की भी याद दिलाता है, जिसको 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 तारीख़ का वो सियाह दिन जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख कर दिया। यानी कि 16 दिसंबर ही को पाकिस्तान के लिए जो है ना, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो उसमें भी देखें भारत का ही हाथ था। तो 16 दिसंबर 1971 तारीख़ का वो सियाह दिन है जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो टुकड़े कर दिया और आज ही के दिन मशरक़ी पाकिस्तान यानी जो मौजूदा बांग्लादेश है वो भारतीय फ़ौज और बंगाली मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त देकर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन आप देखें कि चाहे कितने भी बरस बीत गए, 1971 की ये बात है, अब तक कि आप तारीख़ उठा के देख लें, बांग्लादेश खुश नहीं है अलग होकर।
और भारत ने अभी भी अपने ख़ित्ते में इस कदर दहशतगर्दी फैलाई हुई है कि वो किसी को भी खुश नहीं रहने दे सकता। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ हर जगह, श्रीलंका, मतलब हर जगह जो है ना कोई ना कोई रेवोल्यूशन आने का इंतज़ार है सबको कि किस तरह से सब भारत से अलग हों और अपना आज़ाद मुल्क की हैसियत हासिल करें। तो तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी और अहलकार भारतीय और मुक्ति बाहिनी के हाथों कैद हुए और ये वाक़ई 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का इख्तिताम था। और इसी दिन मशरक़ी पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल करके बांग्लादेश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अपना वजूद कायम किया। सुकूत ढाका जो है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान की तकसीम का सबब बनाया बल्कि लाखों अफराद की जानें भी ज़ाय हुई इसमें और इंसानी अलमी ने इस खित्ते को गहरे सदमे में मुब्तला किया। तो ये तो आज की तारीख से रिलेटेड आपको ये दो वाक़यात हमने बताए। लेकिन आपको पता है कराची और बलूचिस्तान में रात गए ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए और कराची का इलाका है आये चुंदरीगढ़ रोड, लियारी, सदर, क्लिफ्टन, PCHS और DHA में ज़लज़ले के झटके बाकायदा महसूस किए गए। और ये जो साइट एरिया है हमारा टीपू सुल्तान रोड, पहलवान कोट, बहरिया टाउन, यहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और ज़लज़ला जो है उसको बताना है कि पैगाम मरकज़ जो है ना उसके मुताबिक ज़लज़ले के जो ये झटके हैं वो 12:51 पर महसूस किए और ज़लज़ले के बाद लियारी नयाबाद की इमारत के रिहायशी खौफजदा होकर बाहर निकल आए और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं और उन्होंने बताया कि इमारत को ज़लज़ले के झटकों से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है लियारी में किस कदर मखदूश इमारतें हैं भाई, आप लोग कब जाके अपनी ये रीमैपिंग करेंगे कराची की। कितना वल्नरेबल है ये कुछ इलाके ऐसे कि जहाँ पर ज़ाहिर झटके महसूस करेंगे अगर ज़लज़ले के, तो वो इमारतें फ़ौरन ज़मीन बोस हो जाएंगी भाई। अब SPCA ने किस तरह से वहाँ पर लोगों को रहने की इजाज़त दी हुई है कि क्यों कोई हुकूमत मतबादल नहीं उनके लिए अख्तियार कर दी। हम हमेशा ना किसी हादसे के मुंतज़िर रहते हैं और जब हादसा हो जाता है फिर हम उसके लिए कुछ उसका लाहे अमल सोचते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम लेट गो कर देते हैं, फिर हम उसी तरह रहने लगते हैं। ये अलमिया है यहाँ का। कराची पता नहीं कब सही होगा। तो जो रेस्क्यू टीम है इमारत का जायज़ा ले रही हैं और बलूचिस्तान का इलाका है हब, गडानी और सुमियानी, यहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक जो है उसकी शिद्दत 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले का मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर दूर सोमियानी में था और चंद घंटे पहले सिब्बी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई और ज़लज़ले का मरकज़ जो है सिब्बी के जुनूब मगरिब में 53 किलोमीटर दूर था और ज़लज़ले के बाइस इब्तदाई तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है कि जो है ना ज़लज़ले से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ और ज़लज़ले की शिद्दत भी इतनी नहीं थी। लेकिन सोचें अगर ज़लज़ला आना शुरू हो गया तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। आने वाले वक्तों में फिर मज़ीद भी आ सकते हैं, तो पहले से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दीजिए। तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब और वो है सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े में भारत के मुलविस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। अच्छा, ये तो बात पता चल गई कि जो सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उसमें भारत मुलविस था। तो क्योंकि वो नाम ऐसे होते हैं ना, उससे लगता है ये एशियन है तो ये पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। लेकिन थैंक गॉड की बात मंजर आम पर आ गई और भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया और ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्दों के हवाले से भारतीय हुकाम से पूछगछ के लिए राब्ता भी किया है। और सिडनी दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस एक दहशतगर्द के दोस्त ने कहा कि नवीद का ताल्लुक भारत से है। दहशतगर्द नवीद के वालिद का ताल्लुक भारत जबकि इसकी वालदा अतालवी हैं और सिडनी दहशतगर्दी हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से साबित हो रहा है। तो ये तो बात वेरीफाई हो चुकी है और देखना ये कि अब जो है भारत के ख़िलाफ़ क्या जो है वहाँ पर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में भारत की वीज़ा पॉलिसी को किस तरह से वो रिवाइज और रिव्यू करेंगे और भारत के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम लेंगे, क्योंकि भारत आपको पता है बड़ी तादाद में हर जगह मौजूद है। तो अगर ये दहशतगर्दाना हमले में भारत मुलविस निकला तो फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और फिर हम भी देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह की वीज़ा पॉलिसी सख्त की जाती है भारत के ख़िलाफ़। और भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब चलते हैं
और नेक्स्ट टॉप स्टोरी हमारे पास है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के हवाले से, जिन्होंने बहरीन के कौमी दिन और काज़ाकिस्तान की 34वीं यौम आज़ादी के मौके पर दोनों जो बरादर मुल्क हैं उनकी क़यादत, हुकूमतों और अवाम के लिए अलग अलग तहनीती पैगामात जारी किए हैं। बहरीन के कौमी दिन पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने शाहम बिन ईसा आल खलीफा और बहरीनी हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बहरीन के साथ मजबूत, मुस्तहकम और देरीना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। सदर ने बहरीन की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। काज़ाकिस्तान के 34वें यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने काज़ाकिस्तान की क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि 1991 में मंजूर किया गया जो कानून है आज़ादी काज़ाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एक तारीखी संग मील है और फारूक और जो है ना काज़िक कौम जो है उसका ये सफ़र इस्तेकामत और तरक्की की रोशन मिसाल है। तो जो हमारे सदर मुमलिकत हैं उन्होंने ये जो मुज़ाहिर है उसमें आज़ादी के लिए अवामी अज़म की अलामत करार दी और कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात मुश्तरका इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। और उन्होंने सदर कासिम, जुमरात, तौक़ाफ़ और काज़िक अवाम के लिए खुशहाली और इस्तेहकाम की नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है और इलाक़ाई अमन तरक्की के लिए शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इरादा किया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब और भाई ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी क्या है, वो ये है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पीएसएल के रंग बिखर गए। आपने अगर न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर देखा होगा तो वो जगमगा उठा पीएसएल के रंगों से। ट्रॉफी की शानदार नुमाइश वहां पर की गई। पीएसएल की ट्रॉफी की टाइम्स स्क्वायर पर बेहतरीन तरीके से नुमाइश हुई। अगर हमारी टीम दिखा सके पीएसएल की जो टाइम्स स्क्वायर की तस्वीर है, तो आपको ये बताएं कि शदीद सर्दी के बावजूद भी जो फैंस हैं ना वो बड़ी तादाद में टाइम्स स्क्वायर पर पहुंचे और ट्रॉफी को खुसूसी बस के ज़रिए टाइम्स स्क्वायर ले जाया गया है। मैं अपनी टीम से बिल्कुल यही मैं मंजर दिखाने को कह रही थी अपनी टीम से कि टाइम्स स्क्वायर के ये मनाजिर हमें दिखाएं इस वक्त स्क्रीन पर, किस तरह से रंगनूर से नहा गया टाइम्स स्क्वायर और पीएसएल के रंग हर जगह नुमाया है। ये बस चल रही है, पाकिस्तान का झंडा है, साथ में लोग हैं और हर जगह पीएसएल का शोर है। ये पूरी टीम हमारी इस वक्त मौजूद है टाइम्स स्क्वायर पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं यहाँ पर और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर के अलावा कौमी टीम के खिलाड़ी शान मसूद हैं, सलमान अली खां हैं, फ़हीम अशरफ और साइम अयूब, सऊद शकील और इब्रार अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। और फैंस ने खिलाड़ियों और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर ली और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया। तो काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ैंस यहाँ पर मौजूद थे और पीएसएल की रंगारंग तकरीब जो थी, ट्रॉफ़ी की रोनुमाई की तकरीब, ये देखें ट्रॉफ़ी इनके हाथ में और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग टाइम्स स्क्वायर पे मौजूद हैं और ये ज़बरदस्त पाकिस्तानी परचम भी यहाँ पर लहरा रहा है और लोग ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं और अच्छा है, जोश व खरोश देखने में आ रहा है। चलो हमारी कौम जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी खुश हो जाते हैं जब भी पाकिस्तान का कोई जिक्र आता है, पाकिस्तान के क्रिकेट का जिक्र आता है, तो इस तरह से वहाँ पर लोग मुत्तहद हो जाते हैं और एक जज्बा खैर से गाली पैदा होता है। तो ये तो हमारी थी। नेक्स्ट जो टॉप स्टोरी हम शामिल करने जा रहे हैं वो है, ज़रा सा हम मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि बाज़ बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। तो गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा दिनों के दौरान मौसम सर्द हो सकता है, वो वहाँ पर तो बखैर बहुत ही सर्दी होगी, इस वक्त -1 में शायद होगा। और दूसरी जानब जो मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब होती दिखाई दे रही है। जो आलमी माहौलियाती वेबसाइट है उसके मुताबिक लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक पेशावर 435 AQI के साथ मुल्क का सबसे आलूदा शहर करार दिया गया और फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया है। और महकमे माहौलियात पंजाब के मुताबिक नारोवाल का AQI 279, शेखुपुरा का 251, खानेवाल का 236 रिकॉर्ड किया गया है। और माहिर ने शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत करती है। तो भाई आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ स्मॉग है वहाँ पर आपको अपने हिफाजत करनी है। तो भाई ये तो थी हमारी कुछ टॉप स्टोरीज़ और अब हम चलते हैं अपने लाइफस्टाइल एंड हेल्थ सेगमेंट की जानिब।
आपको बताऊं कि जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें जो दिमागी सेहत है वो इतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सेहत। हम लोग जो है ना मेंटल हेल्थ को कोई मतलब हम लोग कोई ख़याल ही नहीं करते। हम लोग समझते हैं बस अगर हमारी कोई फ़िज़िकल इंजरी हो गई बस यही है। अगर किसी को आपने देख लिया कि बस उसका हाथ ज़ख्मी है तो सब लोग पूछेंगे हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया। उसके मेंटल हेल्थ, उसके जहन में, उसकी ज़िंदगी में उसकी किस वजह से वो तकलीफ़ में है, डिस्टर्ब है, क्या है, उसको तो कोई हम अहमियत ही नहीं देते। हम कहते हैं यार ये कैसे मुंह बनाए फिर रहा है, क्या है ये वो। आपको पता है अंदर जो जहन के क्या कुछ उसके चल रहा हो। हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ याददाश्त, सोचने और फैसला करने की सलाहियत का मरकज़ नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है डिमेंशिया। ये एक हालत है और ये आपकी सलाहियत को मुतासिर करती है और ज़िंदगी के मयार पर असर डाल सकती है। ज़्यादातर उम्र रसीदा अफराद में ये पाया जाता है लेकिन बाज़ सूरतों में नौजवानों में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो इब्तिदाई अलामात हैं उसमें भूलने की आदत हो गई है, उलझन हो गई है, फ़ैसला करने में मुश्किल और वक्त या बातचीत को समझने में दुश्वारी का शामिल है। तो जो डिमेंशिया है उसके असरात को कम करने के लिए इब्तिदाई तशख़ीस और बाकायदा मुआयना इंतहाई अहम है। सेहतमंद ग़िज़ा, दिमागी वर्जिश जैसे पहेलियाँ और यादाश्त के खेल और समाजी सरगर्मियाँ में हिस्सा लेना मददगार साबित होता है। देखिए आप सब लोगों के पेरेंट्स जिस एज ग्रुप में हैं वो हम सब जानते हैं। हम सबके पेरेंट्स को एजिंग प्रोसेस से तो गुजरना है और जो उनके जो आखिरी उम्र का जो हिस्सा होता है ना उसमें आपने अपने पेरेंट्स का ना ऐसे साथ देना है जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका बचपन में साथ दिया है। बचपन में वो आपको हाथ पकड़कर चलाना सिखा रहे होते थे या फिर आप कहीं बोल रहे होते थे तो आपको बात करने दिया जाता था कि हाँ चलो बच्चा बोल रहा है। अच्छा कहीं भूल गया तो उसको आप आगे से बताते थे कि अच्छा ये बोलो। जो पेरेंट्स होते हैं ना ओल्ड एज में वो भी अपनी याददाश्त भूलते जा रहे होते हैं। वो जब गैजेट लेके हमारे पास आते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हम इरिटेट हो जाते हैं यार ये क्या बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। अरे भाई आप उनको वैसे ही सिखाएं जैसे वो उन्होंने आपको बचपन में सिखाया, क्योंकि ओल्ड एज में सारे वालिदैन जो होते हैं उनकी अकल जवाब दे रही होती है। तो आप जो है डॉक्टर के मशवरे से उनका दवा या इलाज भी करें और मुस्बत आदत अपनाने और वक्त पर देखभाल करने से डिमेंशिया की रफ्तार सुस्त भी की जा सकती है और मरीज़ की ज़िंदगी ज़्यादा मियारी और खुशगवार बनाई जा सकती है। जो डिमेंशिया है उसकी पहली बार जो है ना डॉक्टर अल्वी अल्जाइमर जो हैं उन्होंने बताया था इसके बारे में कि पोस्टमार्टम के बाद देखा गया कि उसका दिमाग सिकुड़ चुका था और असाबी खुलियों पर नकाइस मौजूद थे। तो इस वक्त डिमेंशिया एक ज़्यादा मतलब कॉमन डिजीज़ नहीं थी, लेकिन आज के दौर में हर 3 सेकंड में किसी न किसी एक शख्स में इसकी तशख़ीस हो रही है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में अब लोग में ये अवेयरनेस आ चुकी है कि ओल्ड एज में ज़्यादातर डिमेंशिया से लोग गुजर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से आप जो है एहतियात करें। इंग्लैंड और वेल्स में हर 8वीं डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डिमेंशिया दर्ज की जा रही है। इंग्लैंड और वेल्स में ये बड़ी तादाद क्यों है? क्योंकि आपको पता है वो लोग अपने पेरेंट्स को मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं उनको। अब जैसे हमारे यहाँ तो एक फैमिली सिस्टम है ना, वहाँ पर जब आप अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रखेंगे तो जो आइसोलेशन में है वो तो फिर कहाँ अपने दिमाग को यूज़ करेगा और लोग भी अगर उसके साथ ना दें तो फिर तो वो बेचारा अकेले में ही फिर डिमेंशिया और 10 और बीमारियों से भी मर जाएगा। तो जो डिमेंशिया है उसमें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, बहुत सारी आदत भी, नाम भी भूल जाते हैं। कभी कभार वो अपने बच्चों से पूछ रहे होते हैं तुम कौन हो। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपने अपने पेरेंट्स का ओल्ड एज में साथ देना है और याद रखना है कि तकरीबन ज़्यादातर ये बीमारी किसी न किसी के पेरेंट्स को होनी है, तो उसके पहले ही से एहतियात करें। अच्छा, जो नेक्स्ट सेगमेंट अब हमारे पास है वो है टूरिज़्म पैकेज से रिलेटेड। और टूरिज़्म में आज हम आपको जो जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है तख्त भाई। पाकिस्तान में जो तारीख़ और सकाफ़ती विरसे में तख्त भाई जो है वो नहायत अहम मुकाम रखता है। इसके बारे में जो हमारे टीम ने रिपोर्ट बनाई है, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान में तारीखी और सकाफती विरसे की बड़ी अहमियत है और तख्त भाई इनमें एक नुमाया मुकाम रखता है। ये मुकाम 2000 साल कबल की तहजीब व तमद्दुन और कदीम रहन सहन की अक्कासी करता है और मर्दान के करीब वाक़ है। तख्त
तकबाई की आसार कदीमा अपनी तारीख और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, जो देखने वालों को सहर में मुब्तला कर देते हैं। तकबाई न सिर्फ एक तारीखी मुकाम है, बल्कि इसके इर्द गिर्द तकरीबन 13 से 14 कदीम मुकामात भी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बुद्धमत और अशोक बादशाह के दौर से है। इन आसार कदीमा में बुद्ध के मुजस्मे, सोमा, स्लीपिंग स्टूपा और खुले सहन शामिल हैं, जो इस दौर की जिंदगी, इबादत और फन तामीर की झलक पेश करते हैं। ये आसार कदीमा पहली सदी ईस्वी से लेकर 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में कायम हुए और बुद्धमत की अहम सकाफती और मजहबी सरगर्मियों के मरकज रहे। ये खंडरात पहली बार बरतानवी दौर में 1836 में दरियाफ्त हुए और 1852 में खुदाई का आगाज हुआ। 1980 में यूनेस्को ने तकबाई को आलमी सकाफती विरसा करार दिया, जो इसकी तारीखी अहमियत को उजागर करता है। तकबाई पेशावर से तकरीबन 80 किलोमीटर और मर्दान से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस मुकाम का नाम इसकी जोग्राफियाई खुसूसियात से मुंसलिक है, क्योंकि ये एक पहाड़ी पर है, और बाई क्योंकि इसके साथ एक दरिया बहता है। ये तहसील मर्दान का सबसे जरखेज इलाका भी है, जहां गंदम, गन्ना, दीगर फसलें काश्त की जाती हैं। यहाँ बरतानवी दौर में एशिया का पहला शकरखाना भी कायम किया गया था। तकबाई न सिर्फ मजहबी मरकज था, बल्कि यहाँ बुद्ध राहिबों के लिए मुकम्मल रिहाइश, इबादत और रोजमर्रा जिंदगी के इंतजामात मौजूद थे। इमारतों में रोशनदान, पानी के इंतजामात और रात के वक्त चिराग जलाने के लिए खुसूसी ताक़ें भी बनाई गयी। खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले मुजस्मे, सोमा, इबादत गाहें और खुले सहन कदीम दौर की जिंदगी और फनी की शानदार अक्कासी करते हैं। ये मुकाम न सिर्फ तारीख और सकाफती अहमियत रखता है, बल्कि तालीमी और तख्लीकी लिहाज से भी कीमती है। आज भी मुहक्किकीन और तारीख के शायकीन तकबाई के आसार कदीमा से इल्म आगाही हासिल कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के तारीखी विरसे की रोशन मिसाल है।